अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, जब से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी आयद किया गया है, उसके बाद गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए बहुत ही गौर व फिक्र की बात है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरात मुस्लिम हित रक्षक कमेटी की जानिब से आज गुजरात टुडे के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इज्तिमाई इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें हर फ़िरके के फ़िक्रमंद मुस्लिम हजरात, एडवोकेट हजरात और दानिशमंद लोगों को बुलाया गया था। उलमा इकराम भी इस मीटिंग में मौजूद थे। दोस्तों, यूसीसी से क्या क्या नुकसानात, शरीयत के कानून से क्या क्या नुकसानात मुसलमानों को झेलने पड़ेंगे, इस बात पर खासकर चर्चा हुई और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात पर भी सब ने अपनी राय पेश की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जनाब इकबाल भाई, साथ ही अफजल मेमन, एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, एडवोकेट गुलाब खान पठान, एमएलए इमरान खेड़ावाला, एक्स एमएलए गयासुद्दीन शेख, उस्मान भाई कुरैशी और कई हजरात हाज़िर रहे। साथ ही एडवोकेट इकबाल भाई भी हाज़िर रहे, जिन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से शरीयत के मुताबिक मुसलमानों से कौन कौन सी आज़ादियाँ चली जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आयद होने के बाद मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा, इस बात पर उन्होंने ख़ासकर रोशनी डाली। दोस्तों, प्रोग्राम के बाद इज्तिमाई तौर पर इफ्तारी का प्रोग्राम भी रखा गया था और आगे क्या इक़दाम लेने हैं, इस बात पर भी चर्चा की। सभी हजरात ने अपने अपने तरीके से इस बात पर अपनी राय पेश की। जनाब वासिफ भाई की अगुवाई में काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर यह मुनक्किद किया गया। बात जब भी गुजरात में इस तरह का मुश्तरका मसला उम्मत के सामने पेश आया, इस सिलसिले में हम लोग अभी कुछ रोज़ पहले यूसीसी आने वाला है और यूसीसी के लिए एक कमेटी बनी है। हित रक्षक समिति की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों जमीयत के जिम्मेदारान, जमात इस्लामी के जिम्मेदार, मिली काउंसिल के सदर हमारे अख्तर रिजवी साहब और अहले सुन्नत वल जमात के जो मरकजी तंजीम उलमाओं की, उसके सदर मुफ्ती सफ़ी आलम अशरफी साहब और हमारे सीनियर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, एडवोकेट शमशाद पठान, इकराम मिर्जा से तमाम लोग एक जगह जमा हुए। बैनर बनाया जाएगा, उस बैनर के तहत हम उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो बड़ी चीज़ उसमें तय हुई है और इसमें उसी में एक चीज़ भी तय हुई थी कि अभी यहाँ पर 10-15 लोग बैठे हुए हैं जो ये तय कर रहे हैं। तो एक अहमदाबाद के सतह पर कम से कम एक बड़ी जो और लोग हैं जो कौम का दर्द रखते हैं, उम्मत का दर्द रखते हैं और एक्टिव हैं, उन तमाम लोगों को जमा किया जाए और उन तमाम लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ यानी मशवरा लिया जाए और मशवरे के प्रोसेस से गुजरने के बाद हम एक ड्राफ्ट भी तैयार करें और आगे बढ़े। इसलिए ये आम यूसीसी आने के लिए कमेटी तश्कील दे गई है और उत्तराखंड में नाफिज हो चुका है। तो हमारे खुशनसीबी हमारे लिए कि हमारे बीच में एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हकीम साहब हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और सीनियर वकील भी हैं, और ये जो कुछ मामला चल रहा है यूसीसी का उसको देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी जो नाफिज हो गया उसकी जो कानूनी लड़ाई है उसमें भी मोहम्मद ताहिर हकीम साहब उसको देख रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने, ये बतलाने के लिए हम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुसलमान अगर एक से ज़्यादा शादी कर सकता है तो उसको रोक रहे हैं। मुसलमान अगर विरासत इस तरह से तकसीम करता है तो कर रहे हैं। मुसलमान मर्द अगर तलाक का इख्तियार है वो तलाक दे देता है, वो कोर्ट में नहीं जाता है तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। एक साथ 3 नहीं दे सकता, उसके लिए कायदे ला रहे हैं। तो वो सारे कायदे को जो इस शादी से जुड़े हुए और विरासत से जुड़े हुए कानून है उसको इस तरह से बना रहे हैं या उस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये बताया जाए कि हम मुसलमानों के हुकूक को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी शरीयत को ख़त्म कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। वो समझता है कि देखो ये मुसलमान के साथ में कितना जो सख्ताई कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए बीजेपी ने अपना एजेंडा बनाया, ने भेजे, लेकिन उसने अपना रिपोर्ट नहीं दिया है।
इसका मतलब आज के दिन पे अगर लॉ कमीशन का रिपोर्ट माने जाए तो एक रिपोर्ट कहती है कि ये ना ज़रूरी है ना इच्छनीय है, और दूसरी कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया है। तो उन दोनों बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आज के हालात में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद चूँकि ये बीजेपी का एजेंडा है, तो बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए उत्तराखंड में बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी लागू करना या न करने के लिए कमेटी बनाई, और उसके जो कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई साहिबा को बनाया गया, और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यूसीसी होना चाहिए और यूसीसी ऐसा होना चाहिए। वो रिपोर्ट दिया, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उसके बेसिस पे लॉ बनाया, और लॉ बनाकर उसकी अमलवारी कर दी है। अमलवारी करने के बाद उस लॉ को उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुस्लिम पार्टीज ने भी चैलेंज किया है, और चूंकि उसमें लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन का और दूसरी सारी चीज़ें के इन्फॉर्म करना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर लिव इन रिलेशनशिप वालों के जो ताल्लुकात है वो कैसे कायदे से गवर्न होंगे, वो सारे लॉ बनाए। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप वालों के मुद्दा लेकर जो यूँ कह सकते हैं कि लिबरल ग्रुप है, वो लिबरल ग्रुप ने उसको चैलेंज किया है कि आप इस तरह लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करना और ये सब करने का जो कह रहे हैं वो गलत है। अगर इस तरह से गुजरात सरकार यहाँ पर कमेटी बनाती है और उसका अगर सदर जस्टिस रंजना देसाई साहिबा को ही बनाती है, तो मेरा सबसे पहला इसके सामने ऑब्जेक्शन है कि ऐसी कमेटी बनाने में कोई ईमानदारी है ही नहीं। आप जिस जज साहिबा ने ये पहले फैसला ले चुके हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी ज़रूरी है और यूसीसी की शक्ल और सूरत क्या होगी, इसका पूरा लॉ बनाया है, पूरा कायदा बनाया है, उनके सामने गुजरात का कहते हैं कि आप कमेटी करो, लोगों के राय लो, तो मेरे हिसाब से ये कोई ईमानदारी वाली बात नहीं है। इसमें पहले से ही तय है कि क्या करना है। नहीं तो अगर ये किसी इंडिपेंडेंट जज को, कोई नए जज को बनाते, गुजरात के बहुत सारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड, किसी और जज को बनाकर उसकी कमेटी बनाते, लेकिन कमेटी में ही जस्टिस रंजना देसाई साहिबा को सदर बनाना मेरे हिसाब से सबसे पहला ऑब्जेक्शन का रीज़न है। दूसरी चीज़ है कि ये वापस से फिर वही हो रहा है, गुजरात के अंदर यूसीसी इम्प्लीमेंट, यूसीसी जबकि पूरे हिंदुस्तान भर में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो गुजरात में क्यों हो रहा है? तो ये गैर बंधारणीय भी है। ये दूसरा एक सीरियस ऑब्जेक्शन है। अब वो जो सारी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो मैरिज आपने किया, जैसे एक है कि उसमें 21 साल का मर्द और 18 साल की लड़की, उसका वायलेशन हुआ, और एक एक्ट में कैटेगरी बनाई गई है कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में आप मैरिज नहीं कर सकते, तो वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल मैटर है। उसमें ये बताया गया कि जैसे हम हमारी कजिन्स के साथ मैरिज कर सकते हैं, हिंदू में नहीं होता, तो वो एक्ट में लाया गया कि ये कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिज, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिज है, उसमें आप मैरिज नहीं कर सकते। तो हम आइंदा अपनी कजिन्स के साथ मैरिज नहीं कर सकेंगे। अगर उसने किया, अगर किसी ने ये कानून नाफिज होने के बाद ये मैरिज किया, तो वो मैरिज वॉइड यानी गलत साबित होगा, रद्द बातल साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कानून में ये प्रोविज़न की है कि ऐसा अगर मैरिज हुआ तो वो मैरिज करने वाले के खिलाफ फौजदारी कानून नाफिज होगा, उस पर प्रोसिक्यूशन होगा, उसको सजा होगी। डाइवोर्स का कानून बनाया गया है कि जिस तरह से आप तलाक देते हैं मुसलमान, हम ये कानून नाफिज होने के बाद मुसलमान जिस तरह से तलाक देते हैं वो तलाक नहीं दे सकेंगे, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट ने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि ये क्राइटेरिया के आने के बाद ही आपका डाइवोर्स तय होगा। तो जो हमारा डाइवोर्स देने का या खुला का जो राइट्स है वो इस कानून के तहत छीन लिया जाता है। और अगर किसी ने डाइवोर्स दिया, ये कानून का उल्लंघन करके अगर किसी ने डाइवोर्स दिया, तो उसके खिलाफ केस होगा, और वो केस कॉग्निजेबल होगा। कोई भी जाकर के पुलिस में जाकर जाएगा तो उस शख्स के खिलाफ केस होगा, और वो केस में 3 साल की सजा का प्रोविजन है। तो इस तरह से हमारे इस तरह से शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत है कि हमें इस मूवमेंट को इसका सामना करना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए। मैं भी यही बात अपना सजेशन रख रहा हूँ कि क्या हमें इसका सामना करना चाहिए या हमें उसको छोड़ देना चाहिए। बकस तरह से घर टूट रहे हैं, जिस तरह से कहीं भी कोई मूवमेंट हुआ तो वहाँ बुलडोजर घूम रहे हैं,
तो क्या हमें इस चीज को सरेंडर होना चाहिए या सामना करना चाहिए? तो मेरा मत है कि इसको सामना करना चाहिए। और सामना थोड़ा सा निसार अंसारी साहब है कि हम वक़फ़ के अंदर जब बड़ा प्रोग्राम देने के लिए निकले थे, नतीजा क्या हुआ? तो हम थोड़ा सा रिसर्च करें कि अभी हमारे पास 24 तारीख तक तो हमको अभी अपने वो देने हैं मंतव्य, 24 के बाद भी वक्त मिलेगा तो हम रिसर्च करें कि हम